Good evening, sir. Yes, good evening. Okay, so we should start now. Somebody is let me check my Okay, so in last class we discussed about some additives of the polymers, okay, which are required to develop particular characteristics, which are required for uses of polymer for different applications. ठीक है, तो today we are going to discuss about plastic polymers, sorry, plastic processing. तो polymer processing और plastic processing, we can say these are the same words. ओके, तो प्लास्टिक प्रोसेसिंग में क्या क्या स्टेप्स होती हैं, क्या क्या उसके टाइप्स हैं, ठीक है, क्या क्या उसमें इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहले मैंने दो हेलो, यस, ऑडिबल? यस सर। आवाज आ रही है ना? हाँ, तो अभी फर्स्ट क्लासेस में मैंने आपको समझाया था अबाउट थर्मोसेट एंड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेट और थर्मोप्लास्टिक के बारे में बताया था ना फर्स्ट में, बताया ना सबको क्या होता है थर्मोसेट और ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो ये है कि एक बार मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। थर्मोप्लास्टिक वो होता है जिसको हम रिवर्सिबली कूल और हीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रिवर्सिबली ये चीज उसको मतलब रीयूज कर सकते हैं, वापस मेल्ट कर सकते हैं, वापस मोल्ड कर सकते हैं, ये स्टेप से हम कर सकते हैं। बट जो थर्मोसेट होता है वो एक बार उसको हीट ट्रीटमेंट दे दिया तो वो पर्टिकुलर शेप में आ जाता है, उसके बाद उसको वापस मेल्ट नहीं कर सकते। मतलब उसमें कुछ क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, जो हमने पढ़ा था ना, जो चेन्स होती है पॉलीमर की, उसमें क्रॉस लिंक हो जाती है। तो एक बार क्रॉस लिंक होने के बाद फिर वो किसी काम का नहीं रहता, मतलब वो जिस मोल्ड में आपने बना दिया बस वो वही का रहेगा, ठीक है, उसका वापस उसको मेल्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज हमने पहले पढ़ा दी है। तो पॉलीमर को प्रोसेस करने के लिए जो हमारी चीजें बनती है पॉलीमर से या प्लास्टिक से, तो उसके लिए तीन कंडीशन है होती है, प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग। तो तीन स्टेप हैं, प्री प्रोसेसिंग, देन प्राइमरी प्रोसेसिंग और मोल्डिंग वी कैन से, एंड फाइनली पोस्ट प्रोसेसिंग। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले प्लास्टिक को जब भी कोई पॉलीमर या जो प्लास्टिक होता है उसको जब भी हम प्रोसेस करते हैं तो उसके पहले हमको क्या चीज को ध्यान में रखना पड़ता है कि हमको कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिक मटेरियल इन फाइनली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इज टर्म्ड एज ए प्लास्टिक प्रोसेसिंग। तो प्लास्टिक प्रोसेसिंग क्या होता है कि आपका जो प्लास्टिक मटेरियल है उसको आप फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। प्लास्टिक मटेरियल्स को फाइनली प्रोडक्ट बनाने को हम प्लास्टिक प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है ना। समझ गए प्लास्टिक प्रोसेसिंग कहाँ पे यूज होती होगी? ये मतलब एक तरह से इंडस्ट्री जो प्लांट होते हैं ना, प्लास्टिक जो पॉलीमर के या प्लास्टिक के प्लांट होते हैं, तो जैसे कि आपका चेयर है, प्लास्टिक की चेयर है, तो प्लास्टिक की चेयर बनाने वाले प्लांट में क्या आता होगा कि रॉ मटेरियल जाता होगा, ठीक है। रॉ मटेरियल को वो मेल्ट करते होंगे, मेल्ट करने के बाद उसको प्रॉपर शेप में कन्वर्ट करते होंगे। तो इस तरह से एक प्रोसेस है, तो उसको हम प्लास्टिक प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये आपका मेल्ट फ्लो बिहेवियर, मतलब आपका जो प्लास्टिक जो आप ग्रेन्यूल्स यूज कर रहे हैं वो कैसे आपका मेल्ट करेगा, ठीक है। मेल्ट फ्लो मतलब मेल्ट होने के बाद वो फ्लो कैसा होगा, तो मेल्ट होने के बाद फ्लो कैसा होगा इसके रेस्पेक्ट में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि वो ज्यादा विस्कस तो नहीं है। जैसे कि देखो पानी भी लिक्विड है और आपका हनी भी लिक्विड है, लेकिन पानी जितनी आराम से बह सकता है उतना हनी नहीं बह सकता है ना, क्योंकि हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो इस तरह से हमको देखना पड़ेगा कि जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी विस्कोसिटी कितनी है। विस्कोसिटी क्या होता है कि हाउ इजी टू फ्लो, ठीक है। अगर आपका मटेरियल अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से तो उसकी फर्स्ट हो गई आपकी मेल्ट फ्लो बिहेवियर, मतलब वो मेल्ट होने के बाद कैसे फ्लो करता है। और दूसरा होता है थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी में क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जब आप आपके प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स को गर्म करोगे तो उसको कब तक गर्म करना है। ऐसा नहीं कि हम उसको बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, ऐसा है बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो वो डिग्रेड हो जाएगा, वो जल सकता है, प्लास्टिक है ना। तो हमको उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे हमको काम करना है, किस टेम्परेचर पे हमको उसको मोल्ड करना है, ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए। और ये किस पे डिपेंड करती है? आपके रॉ मटेरियल पे। रॉ मटेरियल जो कच्चा माल क्या यूज कर रहे हो
उस पर आपका डिपेंड करता है। अच्छा, सपोज अगर एक कोई इंडस्ट्री है वो 55 डिग्री पे काम कर रही है, और एक कोई कंपनी है वो 52 डिग्री पे काम कर रही है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि दोनों कंपनी मतलब सेम ही प्रॉफिट कमा रही होगी, कि उसके प्रॉफिट में कुछ वेरिएशन होगा? एक कंपनी जो प्रोसेसिंग कर रही है वो 55 डिग्री पे कर रही है और एक 52 पे कर रही है, तो दोनों सेम ही मतलब उनका मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब उनका इफिशियंसी, उनका मतलब रेवेन्यू सब सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग हुआ सर। अलग अलग होंगे सर। क्यों क्यों अलग, क्यों क्यों होगा? क्योंकि सर ज्यादा टेम्परेचर पे काम करना है तो उसको एनर्जी भी ज्यादा देना वेरी पड़ेगा। गुड। हाँ, एक्सीलेंट। तो मतलब यहाँ पे आपको टेम्परेचर सिर्फ 3 डिग्री का दिख रहा है ना, 3 डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन 3 डिग्री वहां पे आप टन्स में माल बन रहा है। तो वो 3 डिग्री बढ़ाने के लिए आपके दिन में जो एनर्जी कंजम्पशन होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको माइन्यूट चेंज दिख रहा है, माइन्यूट डिफरेंस दिख रहा है, बट ये चेंज अगर हम दिन का, महीने का, साल का कैलकुलेट करें तो ऑब्वियसली ये बहुत ही ज्यादा फर्क हो जाता है। तो इसलिए इंडस्ट्री में 1 डिग्री टेम्परेचर का भी बहुत ज्यादा वेटेज रहता है। तो हमको ऑप्टिमाइज करना जरूरी है टेम्परेचर, ठीक है, कि किस टेम्परेचर पे हमको काम करना है। तो सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग करेंगे। तो प्री प्रोसेसिंग के मतलब क्या है कि आपका जो रॉ मटेरियल आया है उसको हम कंपाउंडिंग ऑफ एडिटिव्स। तो एडिटिव्स क्या होता है कि आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसका कलर क्या चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी चाहिए, वो किस उसमें कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, ये सब डिसाइड करके आप उसमें एडिटिव्स यूज करोगे। जो हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, अलग अलग एडिटिव्स होते हैं, प्लास्टिसाइजर्स हुआ, फायर रिटार्डेंट हुआ, ठीक है, और क्या होता है, फिलर्स हुआ। तो ये हम क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि हम हमारे जो प्लास्टिक मटेरियल्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, उसकी हम प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हैं। वो प्रॉपर्टी को चेंज क्यों करना चाहते हैं? हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपकी कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मीन्स वी आर एडिंग सम एडिटिव्स इन अवर रॉ मटेरियल, ओके। तो वो हमको डिफरेंट फॉर्मुलेशन देगा, फिर हम उसको ड्राई कर देंगे, ठीक है। ड्राई मतलब उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ड्राई कर देंगे, तो वो आपका प्रोसेस इजी इजी हो, उसमें कोई मॉइस्चर वॉइस्चर नहीं रहे, इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया प्री प्रोसेसिंग। देन प्राइमरी प्रोसेसिंग क्या होता है? मोल्डिंग। तो मोल्डिंग वही होता है कि आप इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे और फिर उसको पर्टिकुलर मोल्ड में डालोगे, तो वो उसके हिसाब से बन जाएगा। सपोज आपको बाल्टी बनानी है, तो बाल्टी के लिए अलग मोल्ड होगा, कुर्सी के लिए अलग मोल्ड होगा, मतलब वो शेप। मोल्ड क्या होता है पता है आपको? सांचा, हाँ, ठीक है ना? ढांचा होता है। हाँ, सांचा मतलब कि आपको मतलब मटेरियल क्या बनाना है। सपोज मेरा सांचा ऐसा है, ठीक है, इस तरह से है मेरा सांचा। अगर मैं इसमें प्लास्टिक डालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ तक भर दूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा? एक ट्यूब बनेगा, ठीक है। अगर मैं प्लास्टिक को यहाँ भर के ठंडा करता हूँ इस तरह से, ठीक है, तो मेरे पास ये जो भरा है ये क्यूब बन जाएगा एक तरह से मेरे पास। इसको आफ्टर ड्राई मेरे पास एक प्लास्टिक का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं इस सांचे को अलग अलग, इसको मोल्ड बोलते हैं, तो अलग अलग टाइप का मैं मोल्ड बना दूं अगर अलग अलग शेप का, तो मेरे पास पर्टिकुलर जो मुझे चाहिए रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी प्रोसेसिंग। देन पोस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है, आपका मटेरियल बन गया, लेकिन मटेरियल बनने के बाद हो सकता है कि आप पार्ट्स बना रहे हो, ठीक है, उनको असेंबल करके आप आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बनाओगे। तो उसके लिए आपको वेल्डिंग, जॉइनिंग एंड मशीनिंग करनी पड़ेगी। मतलब कुछ उसमें कुछ अगर शार्प पॉइंट रह गए, कुछ टूटा फूटा कुछ चीज रह गया, तो उसके लिए मशीनिंग करनी पड़ेगी। डेकोरेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय प्रिंटिंग, ठीक है। डेकोरेशन का बहुत, कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाना हो तो वो दिखने में भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसके लिए आपको उसको डेकोरेटिव भी करना पड़ेगा। सरफेस ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, अगर उसका सरफेस रफ है तो उसको स्मूथ बनाना पड़ेगा। और कहीं कहीं आपका सरफेस स्मूथ है तो उसको रफ भी बनाना पड़ता है। इट इज डिपेंड ऑन योर एप्लीकेशन, वो किस जगह आपका काम आ रहा है, ठीक है। देन थर्मोफॉर्मिंग एंड बायोएक्सियली ओरिएंटेड फिल्म, ये हम मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, जब पोस्ट प्रोसेसिंग इसमें है उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेप हो गया पहले, प्री प्रोसेसिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग। तो ये तो हो गया कॉमन प्रोसेस। अब अपने पास दो तरह के पॉलीमर है, थर्मोसेट और थर्मोप्लास्टिक। तो उन दोनों के लिए अलग अलग तरह के मेथड यूज होते हैं, वो मेथड हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि देखो,
प्लास्टिक प्रोसेसिंग जो अपना मेन प्रोसेसिंग है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, उसमें 3 स्टेप होता है। हीटिंग ऑफ लिक्विड, ठीक है, हीटिंग लिक्विड का कहाँ तक करना है कि वो मेल्टिंग और टीजी से ज्यादा हो, या तो टीजी और मेल्टिंग में से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, टीजी और टीएम, अगर 2 टेम्परेचर की बात करें तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। मेल्टिंग का। हाँ, मेल्टिंग ज्यादा होगा, ठीक है। तो मुझे मेरा जो रॉ मटेरियल उसको मुझे मेल्ट करना है, या केवल टीजी पे जाके जहाँ पे कि मेरा मटेरियल सिर्फ सॉफ्ट हो रहा है, लेदरी हो रहा है, अगर मेरा काम वही हो जा रहा है, तो मैं टीएम तक क्यों जाऊंगा, मैं टीजी तक ही काम कर लूंगा, तो मेरी एनर्जी बच जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन के हिसाब से आपको उसको गर्म करना पड़ेगा, बट ये टीजी से तो बड़ा ही होगा टेम्परेचर, ठीक है। सेकेंड, फॉर्मिंग टू रिक्वायर्ड शेप, ठीक है, और उसके अंदर उसके लिए हमको प्रेशर लगाना पड़ेगा, प्लास्टिक को उस मोल्ड में भर के प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिससे कि वो पर्टिकुलर शेप में आ जाए, ठीक है। देन फाइनली कूलिंग और सॉलिडिफाइंग, मतलब उसको लास्ट में हम अगेन कूल कर देंगे। तो कूल करने का मतलब ये नहीं कि उसको बस निकाल के रख दिया रूम टेम्परेचर पे, कूलिंग का काफी इफेक्ट होता है, फास्ट कूलिंग, स्लो कूलिंग, ठीक है। तो आपका जो कूलिंग होगा उस पे आपका मटेरियल की प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही वास्ट एरिया है, ठीक है, कूलिंग की स्टडी। तो आप कूलिंग कैसे करते हो, कूलिंग रेट क्या है, मतलब कितना जल्दी कूलिंग करते हो, कितना स्लो कूलिंग करते हो, कूलिंग करके होल्ड करके थोड़ी देर फिर वापस कूलिंग करते हो, इस तरह से बहुत सी चीजें हैं जिससे कि आपकी पॉलीमर्स की जो चेन है उसके अरेंजमेंट में डिफरेंस आता है, और उससे आपका जो प्रोडक्ट है वो भी डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो कूलिंग और सॉलिडिफाई भी काफी, अभी आपको यहाँ पे लग रहा होगा कूलिंग ही तो करना है, मतलब उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, बट ये नहीं है। कूलिंग हर आपका अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट कूलिंग अलग अलग तरह से होती है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। देन करेक्ट शेप, प्रॉपर्टी इनहांस, माइक्रोस्ट्रक्चर, हीटिंग, शेपिंग एंड कूलिंग, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, पहले हीट करना, फिर शेप करना, और फिर कूल करना, ठीक है। तो ये तो सब चीजें कॉमन हो गई। अब हम पढ़ते हैं मेन चीज। तो पॉलीमर प्रोसेसिंग में मैंने आपको बताया 2 तरह की चीज है, 2 तरह के प्लास्टिक है, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेट, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक के लिए जो टेक्निक्स है वो यहाँ मेंशन्ड है, देखिए आप क्या क्या टेक्निक्स हैं उसके लिए। उसके लिए है एक्सट्रूशन, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग एंड रोटेशनल मोल्डिंग, ठीक है। ये सब हो गई, आप नोट कर लीजिए, ये काम आएगा आपको थर्मोप्लास्टिक के लिए। सेम इसी तरह से कुछ टेक्निक्स आपका थर्मोसेट के लिए भी है, ठीक है। तो थर्मोसेट के लिए क्या है, रेजिन ट्रांसफर मोल्डिंग, पल्ट्रिशन, एसएमसी डीएमसी मोल्डिंग, ये आपको मैं बताऊंगा बाद में, कंप्रेशन मोल्डिंग, जीआरपी मोल्डिंग, रीम एंड फोम प्रोडक्शन, ठीक है। ये सब हम चीज धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एक्सट्रूशन, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो एक्सट्रूशन है। एक्सट्रूशन क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये ग्राफ देखोगे ना, तो देखिए कि जो प्रोसेसिंग है उसमें एक्सट्रूशन 36% है, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो पॉलीमर प्रोसेसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक्सट्रूशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले एक्सट्रूशन पढ़ेंगे, उसके बाद इंजेक्शन मोल्डिंग पढ़ेंगे। तो दोनों बड़े बड़े जो प्रोसेसिंग है, जो मेजर पार्ट कवर कर रहे हैं, उनको हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सट्रूशन मोल्डिंग के लिए मैं आपको एक वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उस वीडियो को आप एक बार देखिए, तो उससे आपको काफी चीजें समझ में आएगी। हाँ, ये वाला। आपको वीडियो दिख रहा है और सुनाई दे रहा है, दोनों चीज हो रही है? जी यस हाँ सर। सर। यस सर, यस सर। हाँ, ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है, फिर अच्छे से सुनिए इसको, है ना, एक बार। मैं इसका थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ा देता हूँ।
program, we'll explain the various types of processing machines used to make the wide range of plastic products in use for hollow pies. A good start is injection molding. Injection molding is used to make plastic parts using two-part molds that, when closed, are injected with melted plastic to form individual parts. Here's how it works. Material gravity flows into the injection machines. इसमें सबसे पहले इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में बताया है ना, तो एक्सट्रूशन उसके बाद में आएगा, लगभग सेम ही है लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसमें आएगा, है ना। फर्स्ट इंजेक्शन मोल्डिंग है। With melted plastic to form individual parts. Here's how it works. Material gravity flows into the injection machine's screw, where it is melted by the compressor motion of the screw, and then injected into the mold to form the part or parts. The mold is quickly cooled, letting the part solidify. The mold opens to release the part, and the mold closes again to repeat the cycle over and over again. Molding cycles can last anywhere from 1 second for tiny parts made in tiny molding machines to minutes for large parts made in presses the size of a building. Extrusion processes use the same plastic melting operation as injection molding, but there is no mold, and the resin compressing screw rotates constantly, and product is created continuously. Extrusion uses a die, a hollow form that molten plastic is pushed through to create its specific shape and thickness. A water bath or spray chamber then cool the extruded shape and often provide pressure and or vacuum controls to properly size the product as it passes through. Belts or cleated pullers apply smooth tension on the product and keep it moving in pace with the extruder. A cutter or saw create the final product length, or a winder creates spools of the final product. There are many variations to the extrusion process, but a mixture of extrusion and molding is found in the blow molding process, where plastic is continuously extruded into a tube shape and then clamped in a mold and blown into its shape with compressed air. It's a process that often operates in a shuttle movement with a set of molds. Each mold takes a turn grabbing a section of extruded tube, called a parison, and shuttling it to one side to blow it into a bottle shape, letting it cool, and then releasing it to be filled with product or shipped. Each mold alternates with a second mold doing the same thing for maximum productivity. The same blow molding process can also utilize multiple extruders for what is called co-extrusion. Co-extrusion is used to create bottles made up of multiple layers, and each layer possesses special characteristics like suitability for food contact, an outside color for brand awareness, ultraviolet light protection for long shelf life of the product, a layer of regrind for economical reuse of scrap, and many times barrier and adhesive layers are included to separate and bond the layers for a tough, cohesive bottle. A high volume form of blow molding uses many molds mounted onto a continuously rotating wheel mechanism. The extruder creates a hollow tube, and as the wheel rotates, each of its molds will open, grab a parison from the extruder die, blow the parison into a bottle, allow it to cool, and then place it on the conveyor, producing a continuous stream of finished bottles originating from that continuous flow of plastic from the extruder. These wheel machines can also produce co-extruded bottles containing layers designed to meet the needs of use reclaimed material for maximum economy and recycling benefits. The very popular sales of plastic bottles for carbonated beverages has created a unique process for blow molded bottles made specifically from polyethylene terephthalate, or PET. For PET blow molding, bottles are first created in a test tube shape, injection molded preform, and then, in a separate operation, reheated and blown into their final shape. This two-stage process creates bottles that we, as consumers, know to be thin-walled, yet capable of containing gaseous carbonated beverages without losing pressure or exploding, even if they are dropped.
In the blown film extrusion process, thin plastic material for products like garbage bags or the sheeting used in construction, industry, and packaging are produced. A very thin die opening, which is often fed by multiple extruders, faces upward in a round shape. A tall, thin, continuous bubble is produced vertically by this process, and it's cooled as it flows upward, typically 30 feet or more, where it is then folded and brought back down and placed onto rolls or converted into popular film products. And all these processes, from injection molding to film extrusion, rely on Conair products. ठीक है, तो अभी हमने इंजेक्शन, ब्लो मोल्डिंग लगभग सारा एक ओवरव्यू देख लिया था। ठीक है, तो सब में एक चीज कॉमन हो रही है। सबसे पहले उसको हीट कर रहे हैं, मेल कंडीशन में डाल रहे हैं, देन उसमें कहीं हम मोल्ड यूज कर रहे हैं, कहीं मोल्ड यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कहीं वो एयर से, कहीं हम उसमें एयर यूज कर रहे हैं, तो कहीं कहीं हम लाइट एयर यूज कर रहे हैं, तो कहीं हम सिस्टम यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल सबका अंडरस्टैंडिंग है। तो अभी सबसे पहले अगर हम एक्सट्रूशन की बात करें, तो एक्सट्रूशन में क्या समझ में आया, कौन बताएगा? एक्सट्रूशन में सर एक्चुअली उसको मतलब एक्चुअल शेप देने के लिए किसी भी प्रोडक्ट का उसको एक्सट्रूशन से पास करके मतलब बिल्कुल सॉफ्ट किया जाता है डाई के थ्रू, और उसको एक एक्चुअल शेप दी जाती है। यस, एक्चुअल शेप दी जाती है। अच्छा सर, एक्सट्रूजन जो है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के लिए ज्यादा बेटर है। हाँ, वेरी गुड। यस, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, और अगर हाँ दूसरी चीज उसमें सर जो है, आप खासकर ज्यादातर रबड़ पार्ट के लिए जो है और इन सब के लिए जो है ज्यादा मतलब बेटर, उसमें इंजेक्शन मोल्डिंग तो आपका प्लास्टिक के लिए है, बट एक्सट्रूजन प्रोसेस रबड़ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बनाना है, एक तो प्लास्टिक की कुर्सी बनानी है और एक बनाना है मुझे, ये क्या बोलते हैं, प्लास्टिक का पाइप बनाना है। ठीक है, तो किसके लिए कौन सी मोल्डिंग मुझे यूज करनी चाहिए? सर प्लास्टिक पाइप तो सर आपका हम्म, मीन्स एक्सट्रूजन हो गया, और एक उसमें वीडियो में था एक्सट्रूजन प्रोसेस हो गया, लेकिन इंजेक्शन मोल्डिंग हम इसके कुर्सी के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो एक्सट्रूशन, प्लास्टिक हाँ पाइप हाँ, बोलिए। प्लास्टिक पाइप के लिए सर एक्सट्रूजन प्रोसेस ज्यादा बेटर रहेगा। हम्म, प्लास्टिक पाइप के लिए, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो हाँ डाई से निकल के वो कंटिन्यूस निकलता रहेगा, वो ठीक है। हाँ बट इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या है कि डाई से निकलने के बाद मोल्ड में जाएगा वो। तो मोल्ड, हम्म आपका चेयर का पर्टिकुलर मोल्ड होगा, तो उसमें वो प्लास्टिक जाएगा, उसको प्रेशराइज करके भेजना पड़ेगा उसमें। ठीक है, फिर उसको कूल कर देंगे तो वो आपका पर्टिकुलर शेप बन जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा इंजेक्शन पर। ठीक है। अब ब्लोइंग, ब्लोइंग में क्या सीखा था हमने? ब्लोइंग में क्या देखा, ये जो वीडियो मैंने दिखाया सर है इसको इसमें मैं, सर इंजेक्शन में मैं सर बीच में पढ़ रहा था, तो इंजेक्शन में और एक कंप्रेशन मोल्डिंग में हाँ वो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया कि इंजेक्शन मोल्डिंग और कंप्रेशन मोल्डिंग में क्या हाँ, डिफरेंस है इतना। वो पढ़ेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप सारा चीज पढ़ेंगे। कंप्रेशन के बारे में बताऊंगा, ओ, वो सेम ही है पर हल्का सा उसमें डिफरेंस है। ठीक है। ठीक। तो अभी मैं क्या बोल रहा था, हाँ, ब्लोइंग, ब्लोइंग जो ब्लोइंग होती है, ब्लो मोल्डिंग होती है, उसमें क्या होता है, क्या समझे आप वीडियो से? उसमें जैसे सर कंपाउंड को या प्लास्टिक को जब हम उसको ये करते हैं तो उसमें बबल्स आते हैं, कहीं हाँ कहीं पे हाँ हीट को लेकर के वो बबल्स होते हैं। हाँ, देखो ब्लो मोल्डिंग उसी को सिंपल सा, हाँ सिंपल सा अगर आपको समझना है ना, तो गुब्बारा, गुब्बारा कैसे खुलता है? ठीक है, हम्म गुब्बारा को कैसे फुलाते हैं हम? गुब्बारा, गुब्बारा पहले छोटा होता है, उसमें हवा भरी तो वो हाँ बड़ा हो गया। सेम सेम प्रिंसिपल यूज में यूज हो रहा है। ठीक है, ब्लोइंग में कि आपका पहले जो बनता है ना प्लास्टिक, जो हमने वीडियो में भी देखा छोटा सा, उसको क्या बोलते हैं टेक्निकली, उसका क्या नाम है? किसी ने ध्यान रखा हो तो वीडियो में बताया था।
जो प्लास्टिक, पॉलीएथिलीन नहीं पॉलीएथिलीन टेट्रा। उसका उसका प्लास्टिक का नाम है। उसका जो जो पहले जो प्रोडक्ट बनता है ना इस टाइप से, जैसे आप प्लास्टिक की बोतल बनाने जा रहे हो तो पहले इस तरह से आप मोल्ड, इस तरह से आप वो बनाओगे, पहला मतलब जो प्लास्टिक है वो इस टाइप का बनेगा, फिर इसमें हवा भरोगे ना, फिर Yes, इसमें sir. हवा भरोगे तो आपका पर्टिकुलर शेप में चला जाएगा। तो इस जो पहला या प्री बोल सकते हैं, प्री प्रोडक्ट बोल सकते हैं इसको, तो इस प्री प्रोडक्ट का नाम क्या है ये बताया था वीडियो में। किसी को नहीं पता? चलो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हम इस वीडियो को देखेंगे आप ध्यान रखना, मैं बताऊंगा नहीं, बाकी बताऊंगा भूल जाओगे, फिर मैं वापस पूछूंगा आपको। नेक्स्ट टाइम हम अगली क्लास में इस डिटेल में धीरे पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में, तो आपको बताना। अच्छा, और मैं बता रहा था कि जब हमारा अगर मैं पॉलीथीन बना, जो अपनी थैली आती है ना, थैली जो लेके आते हैं अपन, सामान लेके आते हैं थैली में, प्लास्टिक की थैली जो कॉमनली यूज होती है, उसको बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? अगर प्लास्टिक की थैली मुझे बनानी है तो कैसे बनाऊंगा? अभी वीडियो में देखा था ना हमने। ब्लोइंग से सर बना सकते हैं, हाँ ब्लोइंग से बना सकते हैं, गुड। तो ब्लोइंग से क्यों बना सकते हैं? क्योंकि जो इसमें जो शेप देना है सर हम उसको दे सकते हैं हाँ ब्लो शेप दे करके, सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, मास प्रोडक्शन भी इससे हो सकता है सर। मास प्रोडक्शन हो सकता है, वेरी गुड, मास प्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, वो मतलब हवा जाती रहेगी, वो फूलता रहेगा और उसको काटते रहो, थैलियाँ बनती रहेगी बनाना। तो मतलब ये, क्योंकि थैली बनाने के लिए हम इतना टाइम वेट नहीं कर सकते ना, कि थैली बहुत सस्ती होती है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, हमको उसका मास प्रोडक्शन के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे कि एक एक चेयर बना रहे हो, तो चेयर बनाने के लिए आप उसको मोल्ड में डालोगे, कुछ टाइम उसकी कूलिंग के लिए रखोगे, ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आपका उससे आउटपुट आने वाला है आपको, लेकिन आपको पॉलीथीन बनाने से कोई ज्यादा आउटपुट नहीं आएगा। सेम जो प्लास्टिक हम जनरली यूज कर रहे हैं, पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं, जो भी है वो बहुत सस्ता होता है, तो उसके लिए हम इतना टाइम यूज नहीं कर सकते कि हम मतलब उसके लिए मोल्डिंग करें और ये सब चीजें, तो इसके लिए ब्लो मोल्डिंग सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बताइए कि जो इसमें मल्टी लेयर प्रोडक्ट बनाना है हमको, मल्टी लेयर मतलब प्लास्टिक की अलग अलग लेयर्स बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा यूज करोगे? कैलेंडरिंग प्रोसेस। हाँ, और कैलेंडरिंग प्रोसेस से वो सर मल्टी लेयर बनेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मतलब ये फर्स्ट तो ये मल्टी लेयर क्यों बनाते हैं? सर कभी हम कोटिंग करना हो किसी चीज पे, हम्म, तो अपन उससे जैसे फैब्रिक हो गया उसके ऊपर हमें कोटिंग करना है कंपाउंड का या कुछ भी, तो कैलेंडिंग प्रोसेस हाँ कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये इसीलिए होता है क्योंकि उसमें आपको उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बनानी है, उसको थर्मोस्टेट करना है, उसकी बहुत सी चीजें जो है वो करनी है, तो आपको इसके लिए वो चीज यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। और तो ये बेसिक हो गया, अगली बार हम इसको उसी वीडियो को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि पार्ट्स को समझेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सट्रूशन, सबसे पहले एक्सट्रूशन दे रखा है, और ये क्या है कि there are variety of different process method used for used in convert resin into finished product, ओके। जो आपका रॉ मटेरियल है उसको हम रेजिन भी बोलते हैं। मेरा अभी लैपटॉप का बैटरी कम है तो क्लास बंद हो सकती है ना, तो अभी क्या चार्जर है यहाँ पे है नहीं मेरा। तो एक्सट्रूशन में क्या है कि जो एक्सट्रूशन होगा वो प्रोफाइल एंड सीट एक्सट्रूशन, प्रोफाइल मतलब कोई भी प्रोफाइल आपका कोई भी शेप, जैसे इस तरह से आपको शेप बनाना है, ठीक है, या सिर्फ सीट बनानी है, ठीक है, तो इसके लिए एक्सट्रूशन फर्नेस, सॉरी एक्सट्रूशन प्रोसेस यूज होगा। इसके लिए जैसे पाइप एक्सट्रूशन हो गया, कास्ट फिल्म एक्सट्रूशन, ब्लो फिल्म एक्सट्रूशन, ठीक है ना, तो ये बहुत सी चीजें हैं जो कि एक्सट्रूशन फर्नेस से बनाई, एक्सट्रूशन प्रोसेस से बनाई जा सकती है।